ये उस वक्त की बात है जब बेटी का जन्म ही अपशगुन माना जाता था। पूरा इलाका सुना हो चुका था, कोई लड़की नजर नहीं आती थी। जब बहुत दूर एक लड़की मिली तो 5 मर्दों ने उससे एक साथ ब्याह रचा लिया। वो बेचारी दिन रात उनकी भूख का शिकार बनती और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका बूढ़ा बाप भी उससे दूर नहीं रहा। मूवी शुरू होते ही एक गांव दिखता है। वहाँ एक औरत जोर जोर से चीख रही है। उसकी डिलीवरी होने वाली थी मगर बेटी पैदा हो जाती है। पति गुस्से में आता है और नवजात बेटी को दूध में डुबोकर भगवान को चढ़ा देता है, क्योंकि उस जमाने में बेटी को अपशगुन मानते थे और हर कोई सिर्फ बेटा चाहता था। फिर कहानी जाती है दूसरे गांव में, जहाँ रामशरण अपने 5 बेटों के साथ रहता है, पर किसी की शादी नहीं हुई क्योंकि यहाँ लड़की पैदा होते ही खत्म कर दी जाती थी, इसलिए इनके लिए कहीं लड़की नहीं मिलती थी। घर का सारा काम करवाने के लिए ये रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं। रघु नीची जाति का था। एक शाम बड़ा बेटा राकेश बाप के सामने आकर गरजा, जल्दी शादी कराओ वरना उम्र निकल जाएगी। रामशरण ने लाचारी से कहा, कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ तो दूर दूर तक एक भी लड़की नहीं बची। बात सुनकर राकेश और उसके भाई खाना फेंक कर उठ खड़े हुए। सिर्फ सबसे छोटा सूरज शांत बैठा रहा। उसका दिल अभी तक साफ था। रात को गांव के सैकड़ों मर्द एक मिट्टी के घर में घुसते हैं। वो उनका अपना सिनेमा हॉल था। टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही है और फिर अचानक बुजुर्गों की आंखों से आंसू। रोते हुए कहते हैं, हमने तो जिंदगी में कभी औरत को छुआ तक नहीं। नीली फिल्म खत्म होते ही राकेश का बदन कांपने लगता है। वो उठता है, घर से बाहर निकलता है, सीधा बाड़े की तरफ। वहाँ एक मवेशी खड़ा है। राकेश उसके पास पहुँचता है और फिर वो अपनी सारी हवस उसी पर निकाल देता है। सुबह रामशरण पंडित को बुलाकर कहता है, बेटों के लिए एक भी लड़की ला दो, कितने भी पैसे लगे। पंडित लालच में सिर हिलाता है और तुरंत रवाना हो जाता है। राकेश स्कूल में पढ़ाता है। उसका सहकर्मी पप्पू हंसते हुए आता है, यार मेरी शादी फिक्स हो गई, तुम्हें जरूर आना है। ये सुनकर राकेश के दांत भींच जाते हैं। वो पास बैठे एक मासूम बच्चे को उठाकर इतना मारता है कि उसका मुंह लाल हो जाता है। अगला सीन, पप्पू की शादी का माहौल। पप्पू के पिता ने दहेज में लड़की वालों को 5 लाख नकद और 2 मोटी गाय दी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे। पंडित को कुछ गड़बड़ लगा। उसने अचानक दुल्हन का पाजामा पकड़कर खींच दिया। सब हैरान। घूंघट हटा तो सामने कोई लड़की नहीं, साफ साफ लड़का था। पूरा पंडाल स्तब्ध। असल में इलाके में लड़की के नाम पर लोग लड़कों को सजाकर शादी करवाते थे, पैसे ऐंठ कर भाग जाते थे। क्योंकि दूर दूर तक एक भी जिंदा लड़की नहीं थी, इसलिए ये धंधा चल पड़ा था। एक दिन पंडित दूसरे गांव काम से गया। शाम ढल गई तो रात वही गुजार दी। सुबह शौच को नदी के पास पहुंचा तो उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर पंडित के होश उड़ जाते हैं। वो झाड़ियों के पार झांकता है तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। पंडित को देखते ही वो चीख कर घर की ओर भागती है। पंडित भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसके घर पहुंच जाता है। तभी लड़की का बाप प्रताप लाठी लेकर निकलता है। पंडित को गुंडा समझकर जान लेने पर उतारू। पंडित घबराकर अपना परिचय देता है। प्रताप गुस्सा शांत करता है और बताता है, गांव के लोग अगर मेरी बेटी को देख लेंगे तो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ेंगे, इसलिए मैं गांव से दूर जंगल में रहता हूँ। पंडित फिर बात आगे बढ़ाता है कि रामशरण के घर उसकी बेटी का ब्याह कर दे, बदले में पूरा 1 लाख रुपए नकद। इतने पैसे सुनकर प्रताप तुरंत हामी भर देता है। पंडित रामशरण और सूरज को लेकर फिर प्रताप के पास पहुंचता है। सब लोग बैठते हैं। प्रताप राकेश की तस्वीर देखकर सिर हिलाता है, नहीं जी, राकेश से नहीं, सूरज से करूंगा। सूरज शरीफ और साफ दिल का लगता है। राकेश तो उम्र में बड़ा और खूंखार दिखता है। रामशरण गुस्से में उठता है और घर से निकलने लगता है। बाहर आकर रुकता है, मन ही मन हिसाब लगाता है, सूरज मेरी बात कभी नहीं टालता, पहले उसे फंसाओ, बाकी बाद में देख लेंगे। फिर पलटकर अंदर आता है। प्रताप के आगे 5 लाख रुपए की गड्डी रखता है और कहता है, कल की अब मेरे 5 बेटों की होगी, जैसे वो कोई औरत न हो, बस एक खरीदी हुई चीज हो। कल्कि को घर लाते ही सब भाई और रामशरण कमरे में जमा हो जाते हैं। राकेश घमंड से कहता है, पहली सुहागरात मेरी होगी, मैं बड़ा हूँ। रामशरण अचानक भड़क उठता है, बेशर्मो, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने कैसे जिया? सिर्फ तुम्हारे लिए सांसें ली। अब मैं बुढ़ापे में अकेला नहीं रहूंगा, कल्कि के साथ सबसे पहले मैं जाऊंगा। वो जाता है। सारी रात कमरे में। सुबह कल्कि टूट कर रोती है। उसे पता चलता है कि रात को उसके पास उसका ससुर ही था। इसके बाद 5 भाई एक एक करके हर रात बस अपनी प्यास बुझाने आते। कल्कि अब उनके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थी। अंत में छोटे बेटे सूरज का नंबर आता है। वो कमरे में जाता है। कल्कि बुखार से तप रही थी। सूरज का दिल पसीज जाता है। वो जबरदस्ती के बजाय उसके माथे पर हाथ फेरता है, दवा लाता है, सिर्फ बातें करता है। दिन गुजरते गए। सूरज घर के हर काम में कल्कि की मदद करने लगा। उसकी हर बात सुनता, उसका दुख अपना दुख समझता। दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। अब कल्कि बाकी पतियों को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। ये देख रामशरण और चारों बेटों के अंदर जलन की आग भड़क उठी।
सूरज ने उनकी हवस की राह रोक दी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिन चारों भाई एकजुट हुए और सूरज को इतना मारा कि उसकी सांसें थम गई। सूरज के जाने के बाद कल्कि पूरी तरह अकेली रह जाती है। अब रामशरण सहित बाकी भाई दिन में कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। कल्कि का दिल टूटता है पर उसके पास कोई रास्ता नहीं। एक दिन वो चुपके से रघु के हाथ अपने पिता को चिट्ठी भेजती है। अगले दिन ही प्रताप घर आ धमकता है। रामशरण उसे 1 लाख रुपए और देता है क्योंकि वो खुद भी बिना किसी को बताए कल्कि के साथ रातें गुजार रहा था। मतलब पहले 5 भाइयों के 5 लाख, अब बाप का 1 लाख। लालच में प्रताप चुपचाप पैसे लेता है। कल्कि फिर भी उसके पैर छूती है। थोड़ी देर में प्रताप पैसे गिनता हुआ वापस चला जाता है। बेटी को इन हैवानों से बचाने की ताकत नहीं थी उसमें, पर कल्कि बस यही चाहती थी कि उसका बाप कम से कम खुश तो रहे। प्रताप के चले जाने के बाद राकेश और बाकी भाई गुस्से में कल्कि को पकड़ लेते हैं। जोर जोर से मारते हैं, चिल्लाते हैं, तेरे बाप ने आकर हमें 1 लाख और लुटवाया। कल्कि का बदन नीला पड़ जाता है। मार खाने के बाद वो रघु से फुसफुसाकर कहती है, मुझे यहाँ से छुड़ा ले। अगले दिन रघु उसे लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ता है, लेकिन जंगल के रास्ते में ही भाई लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। पहले रघु को इतना मारते हैं कि उसकी सांसें थम जाती है। फिर कल्कि को घसीटते हुए घर लाते हैं और उसे पशुओं वाले कमरे में बांध देते हैं। उधर रघु के परिवार को पता चलता है कि रामशरण और उसके बेटों ने ही उनके बच्चे की जान ली है, तो रघु के लोग बदला लेने घर पर पहुँचते हैं। चाचा कल्कि को रस्सी से बंधा देखकर आग बबूला हो जाता है, तेरे कारण ही हमारा बच्चा मरा। फिर वो भी अपना गुस्सा कल्कि पर निकालता है, जबरदस्ती करता है। फिर बाहर जाकर अपनी बिरादरी को भड़काता है, अमीरों ने हमारे बच्चे की जान ली है। कुछ दिन बाद कल्कि गर्भवती हो जाती है। रामशरण उसे फिर घर में ले आता है। अब सब एक दूसरे पर शक करते हैं कि बच्चा किसका है। रामशरण सीना तान कर बोलता है, सबसे पहले मैंने ही इसे छुआ था, इसलिए बच्चा सिर्फ उसी का है। उधर रघु के चाचा को जब पता चलता है कि कल्कि माँ बनने वाली है, वो गाँव गाँव ढिंढोरा पिटवा देता है कि बच्चा उसका है और कल्कि अब उसकी है। एक दिन वो अपनी पूरी टोली लेकर कल्कि छुड़ाने रामशरण के घर चढ़ दौड़ता है। जोर जोर से कल्कि मांगते हैं। बात बिगड़ती है। रामशरण और बेटे आग बबूला होकर बंदूकें तान देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू। उस गोलीबारी में रघु का बड़ा भाई मौके पर ढेर हो जाता है। बाकी लोग जान लेकर भागते हैं। राकेश और उसके भाई गुस्से में लाल पीले होकर उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते उनके गांव में जा घुसते हैं। अचानक रघु का चाचा सैकड़ों लोगों के साथ घेर लेता है और सब पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही राकेश और बाकी सारे भाई मारे जाते हैं। रामशरण को जब अपने बेटों के मरने का पता चलता है तो वो हैवान बन जाता है। कल्कि को खींचकर बाहर लाता है, तेल छिड़कता है, जलाने ही वाला होता है, चिल्लाता है, सब तेरे कारण हुआ, मेरे सारे बेटे तेरी वजह से गए। बस तीली सुलगने ही वाली थी कि रघु की जगह नया नौकर आया और चाकू से रामशरण का काम तमाम कर दिया। उसी वक्त गांव में आग और खून का तांडव शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे को काटते चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कल्कि एक बेटी को जन्म देती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक आती है। फिल्म का अंत यही होता है।